ये दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम कुंडली के पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम इन भावों में सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, यह एपिसोड सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी का दूसरा भाग है। मित्रों, सूर्य जो ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है, हृदय का कारक है, शक्ति का कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में पड़ा हो, शुभ स्थिति में पड़ा हो, तो ऐसा जातक को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में होकर पड़ा हो तो उसके जीवन में सफलता में बहुत सारी बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है। यदि सूर्य कुंडली में स्वयं की राशि में बैठा हो या स्वयं के मित्र की राशि में बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो या युग का होकर बैठा हो या बहुत अच्छे भाव में बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो उसके साथ शुभ ग्रह भी बैठे हों या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य पर जितनी ज्यादा शुभ कंडीशन लागू होगी, जातक को सूर्य उतना ही शुभ फल देगा, क्योंकि वहां सूर्य शुभ स्थिति में कहलाएगा। और यदि सूर्य नीच का होकर बैठा हो, पाप ग्रह की शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में पीड़ित हो, गलत भाव में बैठा हो, मारक होकर बैठा हो, यानी अशुभ स्थिति में बैठा हो, तो उस पर जितनी ज्यादा अशुभ स्थिति की कंडीशन लागू होगी, सूर्य उतनी ही अशुभ स्थिति में कहलाएगा और वह जातक को उतने ही बुरे फल देगा। तो पिछले भाग में इन चार भावों में सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी आपको दे चुके हैं। आइए अब इस भाग में हम जानते हैं पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम भावों में सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी, जिसमें से आइए जान लेते हैं पंचम भाव में सूर्य यदि शुभ स्थिति में पड़ा हो तो क्या फल देगा। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है, लव रोमांस का भाव है, पेट से संबंधित बीमारियों का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव है। यदि पंचम भाव में सूर्य शुभ स्थिति में जाकर बैठते हैं तो जातक की विद्या बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक राज्य और सरकार से विशेष सुख प्राप्त करता है। ऐसा जातक जन्म से ही भाग्यशाली होता है, परोपकारी होता है। लेकिन ऐसी जातक की पूर्णता की तभी होती है जब उसे पुत्र पैदा हो जाता है। ऐसे जातक का आयु बढ़ने के साथ साथ धन भी बढ़ता है। ऐसे जातक को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा जातक विद्वानों की संगति करता है और उसे विद्वानों की संगति से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक का जो बुढ़ापा है बहुत ही सुख से व्यतीत होता है। ऐसे जातक की आयु है 85 वर्ष से ऊपर की होती है। ऐसे जातक का एक ही पुत्र होता है और उसका एक ही नाती होता है। ऐसे जातक को कन्या संतति अधिक होती है और पुत्र संतान कम होते हैं। आइए मित्रों, अब हम पंचम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे सूर्य के फलों को जान लेते हैं। मित्रों, पंचम भाव में संतान के भाव में बैठे अशुभ स्थिति में बैठा सूर्य संतान के लिए शुभप्रद नहीं होता। जातक की स्त्री को गर्भपात होती है, जातक की स्त्री को संतान होती ही नहीं है। लेकिन यदि पंचम भाव पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो, तो ऐसे जातक को पुत्र संतान का सुख अवश्य मिलता है। पंचम भाव में अशुभ स्थिति में सूर्य बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, तो उसे उदर रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं। ऐसे जातक को हृदय रोग के कारण मृत्यु का भय सताता है। ऐसे जातक की आय कम होती है और ऐसे जातक का खर्चा बढ़ चढ़कर होता है। पंचम भाव में यदि सूर्य कर्क राशि का या वृश्चिक राशि का या मीन राशि का बैठा है तो ऐसे जातक की जो प्रवृत्ति रहती है वह बुरे कर्मों की ओर बढ़ती है। ऐसा जातक सुख की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु विशेष ध्यान देता है। ऐसा जातक अत्यधिक कंजूस होता है। यदि पंचम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में मेष राशि का या धनु राशि का या सिंह राशि का बैठा हुआ है तो जातक को संतान नहीं होती है। ऐसे जातक को संतान का अभाव बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में अशुभ स्थिति में बैठा हो, दशम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हो, तो जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं। उसकी एक से अधिक विवाह होते हैं और जो इसकी जो स्त्री रहती है वह मरती जाती है, मृत्यु को प्राप्त करती हैं। पंचम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठे हो और दशम भाव में शनि बैठे हो, तो ऐसी जातक को जो संतान होती है वह बुरे कर्म करने वाली होती है, बुरी प्रवृत्ति की होती है। मित्रों, पंचम भाव में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में जाकर बैठे हैं तो जातक को उसके उपाय करने चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है रविवार का व्रत करें, सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करें और व्रत करते हुए भगवान सूर्य को गुड़ शक्कर मीठा का भोग लगाएं। ऐसे जातक के घर का जो मुख्य द्वार है वो पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे जातक को सूर्य सिद्ध यंत्र धारण करना चाहिए। ऐसा जातक यदि लाल मुंह का बंदर पालता है, उसकी सेवा करता है, तो उसे इन अशुभ फलों से मुक्ति मिल सकती है। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको सूर्य के अशुभ पंचम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे सूर्य के अशुभ फलों से मुक्ति मिल सकती है।
आइए मित्रों, अब छठे भाव में सूर्य के शुभ अशुभ स्थिति में बैठे शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। कुंडली का छठा भाव जो कि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना का भाव, यदि यहाँ पर सूर्य अशुभ स्थिति में जाकर बैठते हैं तो क्या फल होते हैं जान लेते हैं। मित्रों, पहले हम छठे भाव में बैठे सूर्य के शुभ स्थिति में बैठे सूर्य के फलों को जान लेते हैं। कुंडली के छठे भाव में सूर्य शुभ स्थिति में जाकर बैठे हैं और चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो जातक को मांगलिक योग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, यदि छठे भाव में सूर्य शुभ स्थिति में जाकर बैठा हो और कुंडली की किसी भी भाव में मंगल यदि बैठा है और छठे भाव में सूर्य शुभ स्थिति में जाकर बैठा है तो जातक को मंगल का दुष्प्रभाव नहीं, हमेशा शुभ फल ही मिलते हैं। यदि छठे भाव में सूर्य शुभ स्थिति में जाकर बैठे हो तो ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक मुकदमों में विजय प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन धान्य का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। ऐसे जातक की जो किस्मत है उसकी संतान प्राप्ति के बाद उसकी किस्मत चमकती है। ऐसा जातक कुशल व्यापारी भी होता है और ऐसे जातक को बहुत ही सुंदर पत्नी मिलती है। मित्रों, ये तो हो गए छठे भाव में शुभ स्थिति में पड़े सूर्य के फल। आइए अब हम अशुभ स्थिति में पड़े सूर्य के फलों को जान लेते हैं। यदि छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसे जातक के शत्रु अधिक होते हैं। ऐसा जातक मुकदमों पर बहुत पैसा खर्च करता है। ऐसे जातक के जो भाई बंधु होते हैं उनकी संख्या कम होती है। ऐसा जातक हठी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक आग में जलने के कारण कोई निशान बना लेता है। ऐसे जातक का जो शरीर है वह कमजोर होता है। ऐसा जातक विकलांग भी हो सकता है। ऐसे जातक के नाना नानी और मामा मामी के स्वास्थ्य पर एवं व्यापार पर विशेष बुरा प्रभाव पड़ता है, बर्बाद हो सकते हैं। यदि छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में कन्या या मीन राशि में जाकर बैठा है तो ऐसे जातक को टीबी का रोग हो सकता है। सूर्य छठे भाव में अशुभ स्थिति में यदि बैठा है तो ऐसे जातक के जिंदगी के 11वें, 21वें, 22वें वर्ष में कुछ न कुछ विशेष अनिष्ट घटता है। ऐसे जातक की मौसी या तो विधवा होगी या पुत्रहीन होगी। छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हो और पुरुष राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक भोजन अधिक करता है। ऐसा जातक कामुक होता है, घमंडी होता है। छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में जाकर बैठे हो और 12वें भाव में बुध बैठा हो तो ऐसे जातक को बीपी की समस्या होती है। ऐसे जातक को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हो और 12वें भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे जातक के पिता का तन धन मन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे जातक की पत्नी उसे तलाक दे देती है, छोड़ देती है या मर जाती है। छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठे हो और मंगल दशम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को पुत्र संतान या संतति पैदा होती है लेकिन मृत्यु को प्राप्त करती जाती है। ऐसे जातक की कुंडली में छठे भाव में अशुभ स्थिति में बैठा सूर्य उसकी पिता की आयु के लिए बेकार होता है। उसकी पिता की आयु पर भारी पड़ता है, कमजोर हो जाती है। मित्रों, ये हो गए छठे भाव में अशुभ स्थिति में बैठे सूर्य के अशुभ फल। यदि छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा है तो जातक को इसके उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है। मित्रों, छठे भाव में अशुभ स्थिति में बैठा सूर्य पिता की आयु के लिए भारी पड़ता है, इसलिए मैं आपको इसके लिए विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप जरूर करें ताकि पिता की आयु वृद्धि हो ना कि घटे। तो इसके लिए उपाय ये करना है कि आपको रात्रि के समय सोते समय सिरहाने 1 लोटे में जल रख लेना है और सुबह सूर्योदय के पहले उस जल को बाहर रास्ते पर फेंक देना है। इससे पिता की आयु घटेगी नहीं, वृद्धि होगी। यदि अशुभ स्थिति में सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को दरिया का पानी घर में रखना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे जातक को बंदर की सेवा करना चाहिए, बंदर को गुड़ खिलाना चाहिए। ऐसे जातक को रात्रि में भोजन करने के बाद जो आग है दूध से आग को बुझाना चाहिए। ऐसे जातक को सूर्य सिद्ध यंत्र धारण करना चाहिए और धर्म स्थान पर घूमने वाले कुत्तों को कुछ न कुछ खाने के लिए देना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है और यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो उसके अशुभ फलों से आप बच सकते हैं, दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आइए तो अब हम सप्तम भाव में बैठे सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को ले लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे सप्तम भाव में बैठे शुभ स्थिति में बैठे सूर्य के शुभ फलों को। सप्तम भाव में सूर्य शुभ स्थिति में बैठा है और लग्न भाव खाली है तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय है वो शादी के बाद होता है। तो कुंडली का सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव होता है, विवाह का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव में सूर्य शुभ स्थिति में यदि जाकर बैठा हुआ है तो ऐसा जातक स्वयं सुंदर होता है और उसकी पत्नी भी सर्वांग सुंदर होती है। ऐसा जातक स्वयं और जातक की पत्नी होती है जो व्यवहार कुशल होती है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, झगड़ों से परहेज करने वाला होता है, झगड़ों से दूर रहने वाला होता है। सप्तम भाव में शुभ स्थिति में सूर्य बैठा हो और द्वितीय भाव में चंद्र मंगल या बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक कुशल राजनीति होता है।
ऐसा जातक चाल चलन में बहुत अच्छा होता है, वह सच्चाई पसंद करता है। ऐसे जातक की आयु 90 वर्ष से ऊपर होती है। ऐसे जातक का हौसला बहुत ही बुलंद होता है। यदि सप्तम भाव में शुभ स्थिति में बैठे सूर्य के साथ बुध भी बैठा हो तो ऐसा जातक व्यापार से अपने दिमाग के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से बहुत धन कमाता है। ऐसे जातक को उद्योग में साझेदारी के व्यापार में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, बहुत ही अच्छा शुभ योग रहता है। यदि सप्तम भाव में शुभ स्थिति में सूर्य यदि स्त्री राशि का बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को अधिक संतान होती है। सप्तम भाव में सूर्य यदि जल राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है। सप्तम भाव में स्त्री राशि का बैठा हुआ सूर्य जातक को व्यापार में बहुत अच्छा लाभ दिलाता है, साथ ही साथ राजनीति में भी बहुत अच्छा लाभ दिलाता है। सप्तम भाव में मिथुन, तुला या कुंभ राशि का सूर्य यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को शिक्षा विभाग में नौकरी मिलने का बहुत ही तगड़ा योग रहता है और इसी में वह बहुत अच्छी उन्नति करता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा राजनीतिक भी होता है। ऐसे जातक को 1 या 2 ही संतान होती है। ऐसा जातक यदि व्यापारी है तो वह शांत स्वभाव का होगा और यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो वह क्रोधी स्वभाव का होगा। ऐसे जातक को सरकार से खूब मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मित्रों, ये हो गए सप्तम भाव में शुभ स्थिति में बैठे शुभ फल। आइए अब हम सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे सूर्य के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में जाकर बैठा है तो ऐसे जातक के जन्म से ही उसके घर के हालात और परिवार के हालात मध्य हो जाते हैं। दूसरी बात, सप्तम भाव विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार का भाव है। और यदि यहाँ सूर्य सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में जाकर बैठता है तो ऐसे जातक के विवाह देरी से होता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण व्यतीत होता है। पति पत्नी के बीच ऐसे जातक में वैमनस्य बना रहता है। ऐसे जातक की पत्नी होती है वो बीमार होती है। ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान की हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ मद्दा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पराई माता की सेवा करना ऐसे जातक के गले हो सकता है। ऐसा जातक सरकार से दुखी होता है और क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को नमकीन वस्तुएं खाना बहुत अधिक पसंद होता है। मित्रों, यदि सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में बैठकर सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे जातक को उसके उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है भोजन करने से पहले रोटी का कुछ भाग आप आग में आहुति के रूप में डालें। दूसरा उपाय, तांबे के 7 चौकोर टुकड़े प्रति वर्ष रविवार के दिन जमीन में गाड़ें। तीसरा उपाय है काली रंग की गाय या बिना सींग वाली गाय की सेवा करें। ऐसे जातक को रविवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा जातक यदि भूरी भैंस को पालता है या उसकी सेवा करता है तो भी इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे जातक को सूर्य सिद्ध यंत्र गले में धारण करना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठकर अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो आप इन उपायों को कर उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, अशुभ फलों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम अष्टम भाव में बैठे सूर्य के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं। यदि अष्टम भाव में सूर्य शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ होकर बैठा है तो ऐसा जातक चरित्रवान होता है, न्यायी होता है, साफ दिल वाला होता है, गुप्त विद्याओं में माहिर होता है। ऐसे जातक की कुंडली में यदि मांगलिक योग बना भी हुआ है तो उसे उसका दुष्प्रभाव नहीं भोगना पड़ता है, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो, द्वितीय भाव में बुध बैठे हो तो ऐसे जातक की जो आर्थिक हालात थोड़ी मध्य होते हैं। अष्टम भाव में सूर्य शुभ होकर यदि स्त्री राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को संतति का सुख बहुत मिलता है। ऐसा जातक नकल करने की शक्ति में माहिर होता है। ऐसा जातक उजड़े मकानों को बनाने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी सच्चाई से शत्रुओं को परास्त करता रहता है। ऐसा जातक धनवान होता है। ऐसे जातक को 22 से 25 वर्ष के बीच सरकारी नौकरी मिलने का बहुत अच्छा योग रहता है। लेकिन यदि ऐसा जातक बुरा सोचता है, किसी की बुराई करता है तो वह अपने आप को स्वयं तबाह करता है। ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से पूर्ण लाभ मिलता है। मित्रों, ये हो गए अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बैठे सूर्य के शुभ फल। आइए अब हम अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे सूर्य के अशुभ फलों को जान लेते हैं। अष्टम भाव में सूर्य यदि अशुभ स्थिति में जाकर बैठा है तो ऐसे जातक को नेत्र संबंधी रोग होता है। ऐसा जातक पत्नी से विरोध रखता है। जीवन के अंतिम समय में ऐसे जातक को पैसे का अभाव होता है। 8वें भाव में यदि सूर्य वृश्चिक राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में या वृष राशि में या तुला राशि में है या कन्या राशि का होकर बैठा हो तो ऐसा जातक लंबी बीमारी को भोग कर मृत्यु को प्राप्त करता है।
ऐसे जातक को मुकदमे में हार प्राप्त होती है। ऐसे जातक की स्त्री विश्वास पात्र नहीं होती। अष्टम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो जातक की जो घर की जो गुप्त बातें रहती हैं वो बाहर चली जाती रहती हैं। सूर्य अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में स्वराशि का होकर या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ पाप प्रभाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को असावधानी के कारण उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ये थे अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े सूर्य के अशुभ फल। आइए, यदि आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है और अशुभ फलों को प्रदान कर रहा है तो उसे उपाय कर लेना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है 43 दिन तक तांबे का बिना छेद वाला पैसा एक एक करके 43 दिन तक बहावें, जल में प्रवाह करें या बहती नदी में प्रवाह करें। दूसरा उपाय, तांबे के 4 नाग बनवा लें और चारों नाग एक ही दिन गंगा नदी में समर्पित कर दें। तीसरा उपाय, ऐसे जातक को सिद्ध सूर्य यंत्र धारण करना चाहिए गले में। ऐसे जातक को काली गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसे जातक को कोई भी कार्य करने से पहले मीठा खाकर पानी पीकर कार्य शुरू करना चाहिए। यदि अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे जातक को पराई स्त्री से कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसे जातक को चांदी कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे जातक को सफेद गाय नहीं पालना चाहिए। ऐसे जातक का जो घर का द्वार है वह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य पड़ा हुआ है और अशुभ फल दे रहा है तो यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो निस्संदेह आप अशुभ स्थिति में पड़े सूर्य के अशुभ फलों से बच सकते हैं, उसकी समस्याओं से बच सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट के जवाब देने का। लकी कमेंट है उत्कर्ष पांडे जी का। इनका जन्म का तारीख है 25 मई 2004। इनको जन्म का समय है सुबह 9:05। इनका जन्म स्थान है महरूपुर। इन्होंने प्रश्न किया हुआ है कि क्या मैं पुरोहित का कार्य कर सकता हूं। तो देखिए राजन पांडे जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और लग्न भाव में ही आप चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि आपकी राशि भी कर्क राशि बनती है। आपका जन्म नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। आप शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं। आपका जो गण है वो देवगण है। पुरोहित का कार्य गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। पुरोहित का कार्य करने हेतु आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति नवम भाव के मालिक होकर द्वितीय भाव में धन कुटुंब वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव का मालिक जो कि बृहस्पति स्वयं है वह आपके धन के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में, आपकी वाणी के भाव में जाकर बैठे हुए हैं, जो कि आपका जो पुरोहित का कार्य है यह धन से संबंधित तो है ही, कुटुंब से संबंधित, वाणी से संबंधित तो है ही। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के देवता है। कर्क लग्न कर्क राशि जो कि एक ब्राह्मण राशि है और आप पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष और गण देवगण, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली खुद कह रही है, स्वयं कह रही है कि आप इसको कार्य करके बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्कर्ष पांडे जी, आप इस कार्य को जरूर करें। पुरोहित का कार्य करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, आपको ज्ञानवर्धक होगा। आपकी जो कुंडली की लग्न है, आपकी जो कुंडली की राशि है, आपका जो नक्षत्र है, आपका जो शुक्ल पक्ष है और आपका जो देवगण है, यह सब आपको पुरोहित का कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद, सबसे ज्यादा प्रेरित करने के लिए यह लाभदायक है। आपकी कुंडली का सब कुछ आपको पुरोहित बनाने के लिए तैयार है। आप यह कार्य अवश्य करें, आपको इससे विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। लेकिन इस कार्य को करने हेतु आपको कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि आपको उपाय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका दशम भाव का मालिक द्वादश भाव में जाकर बैठा हुआ है, जो कि आपको इस कार्य करने में आपको परेशानी तकलीफियां देगा। और आपके दशमें बनते हैं मंगल, जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल के उपाय में आपको मंगलवार का व्रत करना होगा। प्रतिदिन या हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चोला हर मंगलवार को चढ़ाइएगा। आप इतना करते हैं तो आपकी जो समस्या है पुरोहित बनने में, कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, सभी समस्याएं आपकी टल जाएंगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में बुध की, इस समय अभी बुध की महादशा चल रही है। बुध आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन मार्ग स्थिति में होकर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बुध के उपाय भी कर लेना चाहिए। आपको प्रतिदिन ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का एक माला सुबह, एक माला शाम को जाप करना है। साथ ही साथ आपको भगवान गणपति जी को अपने घर में स्थापित करके उनको प्रतिदिन दर्शन करना है। तो उत्कर्ष पांडे जी, आप पुरोहित का कार्य अवश्य कर सकते हैं। आप पुरोहित का कार्य आपको करना ही चाहिए और आप जो मैंने आपको उपाय बताए हुए हैं, यह उपाय आप कर लें ताकि जो समस्याएं भी आए तो वह समस्याएं टलती रहें। दूसरा लकी कमेंट है कृतिका अवस्थी जी का। इनका जो जन्म का तारीख है 27 अगस्त 1986। इनका जन्म का समय है 21
21:35 और इनका जो जन्म का स्थान है श्री मधुपुर सिकार राजस्थान से। इनका प्रश्न है कि मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु में क्या दीर्घायु बना हुआ है या नहीं। तो देखिए मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वह है वृष राशि। तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्वयं जाकर बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि स्वयं अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो सीधी सी बात है, आपकी कुंडली में एक से भी अधिक राजयोग हैं। फिलहाल आपकी आयु की बात करें तो आपकी कुंडली में स्पष्टतः बहुत ही मजबूत स्थिति में दीर्घायु योग बना हुआ है। सीधी सी दीर्घायु बना हुआ है, इसका मतलब है आपकी जो आयु है 75 वर्ष से ऊपर है। आपकी जो जीवन है वह 75 वर्ष से 75 से 100 वर्ष के बीच आपकी आयु रहेगी। आपकी कुंडली में महाधन योग, गजकेसरी योग, नीच भंग, राजयोग, लक्ष्मी प्राप्ति योग, अमला योग, शंख योग, इस प्रकार इतने सारे शुभ योग राजयोग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों योग कारक होकर बैठे हुए हैं। 11वें भाव में गुरु है और द्वितीय भाव में चंद्रमा है। तो गुरु बृहस्पति से चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। तो यहाँ पर गजकेसरी योग यहाँ पर बना हुआ है और आपकी कुंडली में गजकेसरी योग यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर पहली बात दीर्घायु, दूसरी बात आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है। तीसरी बात आपकी कुंडली में चंद्रमा से दशम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि अमला योग बनाकर बैठे हैं। आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली हो, लग्न भाव का मालिक 9वें भाव में जाकर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और छठे भाव में शुक्र नीच के होकर बैठे हुए नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। पंचम भाव का मालिक सूर्य स्वयं पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ है और 9वें भाव का मालिक स्वयं 11वें भाव में लाभ के भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी कुंडली बहुत ही मजबूत कुंडली है। आपकी कुंडली में एक से भी अधिक राजयोग हैं और आपके प्रश्न अनुसार दीर्घायुग तो आपकी कुंडली में ही बना ही हुआ है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी स्पष्टतः आपकी कुंडली में इतना मजबूत दीर्घायुग बना हुआ है कि आपको 75 वर्ष से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी जो उम्र है वो 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच है। तीसरा लकी कमेंट है प्रवीण बर्मन जी का। इनका जन्म का तारीख है 2 अगस्त 1972। इनका जन्म का समय है सुबह के 7:10। इनका जो जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड है। इनका प्रश्न है कि मेरी राहु की महादशा चल रही है वह कैसी रहेगी, क्या प्रॉब्लम रहेगी उसमें। तो देखिए बर्मन जी, आपकी कुंडली सहलग्न कुंडली है और आपकी जो राशि है वह मेष राशि है। आपकी जो वह महादशा भी राहु की महादशा चल रही है जो कि छठे भाव में रोग ऋण कर्जा दुर्घटना के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, इसलिए आपको कोर्ट केस से संबंधी समस्याओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस संबंधी समस्याएं आपसे हो सकती हैं। आपके अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं, आपकी समस्या, आपकी बीमारियों में आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आपको बीमारी से भी बचना है, दुर्घटना का भय आपको रहेगा। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर जाएंगी। नाम दृष्टि से राहु धनपटम वाणी के भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको धन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, धन कमाने में प्रॉब्लम आएगी या आपका धन खर्च कहीं ना कहीं बीमारी या कोर्ट केस वगैरह में खर्च हो सकता है। दूसरी बात, आपकी जो वाणी है, वाणी को आप बहुत अच्छा बना रखें, यहाँ आपकी वाणी खराब भी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका परिवार का साथ है, यहाँ पर आपको परिवार के साथ में समस्याएं जाएंगी, आपको परिवार का साथ बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पाएगा। आप चाहे तो राहु से होने वाली समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए आपको राहु को उपाय करने होंगे। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन सुबह एक माला शाम को प्रतिदिन जाप कीजिएगा। राहु की महादशा में जब तक चल रही है, जब तक आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपसे राहु से होने वाली समस्याओं से आप बचे रहेंगे। मित्रों, ये थे आज के 3 लकी कमेंट। यदि आप भी अपनी कुंडली संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिए। मित्रों, एक कोशिश कीजिएगा कि एक कमेंट में आप एक ही प्रश्न पूछें। आप एक कमेंट में 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं, जिससे मुझे आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके तहत अन्य जो कमेंट लेने में मुझे परेशानी जाती है। क्योंकि मैं एक ही कमेंट में बहुत समय दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबा भी ना हो और आपके 3 लकी कमेंटों का जवाब मैं आप इसी वीडियो के अंत में दे सकूँ। इसलिए आप कोशिश करें कि एक कमेंट में एक ही प्रश्न पूछें। साथ ही साथ निवेदन करता हूं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ, नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।